अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पैडागॉजी सभी सब्जेक्टों की इसमें क्लियर कराई जाएगी और टैग वर्ड्स इसमें बताए जाएंगे कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। और ये क्लास प्रतिदिन आपकी स्टार्ट हो गई है। जब तक आपका सीटेट पेपर नहीं होता है तब तक के लिए ये क्लासें प्रारंभ कर दी गई हैं। पहला प्रश्न है, अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, भावनात्मक चित्र बनाने, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने से। जो अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया है, तो डिस्लेक्सिया कौन सा विकार है? पढ़ने का विकार है। जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है। एक तंत्रीय न्यूरोल कैसी है ये? तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनि को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, अभिकथन है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। जो वास्तविक जीवन है उससे समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। अभिकथन इसका कैसा है? सही है। और कारण इसका क्या है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो ये भी बात सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। जो पाठ्य पुस्तकें हैं और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिले? तो ये प्रोत्साहन मिले, ये प्रश्न इसका है वो पॉजिटिव है, तो इसका आपको पॉजिटिव ही इसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित करना, ये यहाँ से गलत हो गया। जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना, स्थिरता को मजबूत करना, यहाँ से ये गलत हो गया। अब पहला और ए और सी में कंपटीशन है, तो इसमें ये भी देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है। जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना,
सवाल उठाना ये पॉजिटिव है। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। इसका अभिकथन क्या है कि सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। इसका कारण क्या है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही की व्याख्या नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। टाइमर देने से प्रभावी नहीं होता। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ये भी गलत है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कहना। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, ये भी गलत है। सी इसका आंसर होगा। बार बार नहीं, इसका आंसर क्या होगा? छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कर देना, ये भी गलत है। स्वनियमन ये सबसे बेस्ट है, स्वयं के द्वारा। अगला प्रश्न है, अभिकथन शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ये बात सही है। कारण है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? भूलना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो पुनः प्राप्ति। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? विषम नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, पारंपरिक नैतिकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया जिसमें सूचना प्राप्त करने और याद रखने पर शामिल हो। ये यहाँ से गलत हो गया। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन देना। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिले। ये भी गलत है। आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका? छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन समर्थन करना। D4 दहलीज का आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहले को दंडित करना। क्या करना चाहिए? दृढ़ता से विश्वास करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। अगला प्रश्न, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र होते हैं। अधिक जानकार अन्य अंदर। अगला प्रश्न है, अभिकथन वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ये भी बात सत्य है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, डायनामिक होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए।
मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। इसका सभी विद्यार्थियों की अनम में यहाँ से गलत हो गया। इसका आंसर क्या है? भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? ये हो सकते हैं दृष्टि संबंधी समस्या। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? जो निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना। D4 डेनमार्क। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम होती है। उसे क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, ये कहते हैं। अभिकथन इसका है। अगला प्रश्न है, छात्रों की अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण इसका है कि भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सत्य। ए और आर दोनों ही सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। D4 डेनमार्क। सही व्याख्या करता है, यानी सी। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। D4 डेनमार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है।
कौन सा एक जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया, एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है? ए फॉर आगरा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता को ले पाती है। D4 इसका डेनमार्क ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। छात्रों को शामिल करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने की दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। छात्रों को नियम और परिभाषा दें। विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रिका दें। D4 डेनमार्क। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता किस प्रकार है? महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? यह है टू किल ए मार्किंग में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा है? अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा होता है। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की जन्मजात और दिया जाता है। पर्यावरण से। अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। आज का ये अंतिम प्रश्न। अभिकथन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता
शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करना चाहिए। कारण बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो आज के ये 30 प्रश्न थे। 30 प्रश्न जो सभी पेडागोजी सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को आप क्लियर करेंगे। जो प्रतिदिन इस चैनल से जुड़ें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल परिवार से जुड़ें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुक्रिया।